नमस्कार। मैं बीके सिंह। आज का अपना इंग्लिश को सीखने की जो पहली स्टेज है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, जब भी अपन किसी भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसके लिए हमें मूलभूत इन चीजों की आवश्यकता होती है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अब मैंने दो ऑब्जेक्ट लिख रखे हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फिर एडवर्बियल्स क्या होते हैं। अब इनका हिंदी अनुवाद ये होता है, इसको तो हिंदी में बोलते हैं कर्ता। ये है क्रिया, ये है क्रम। अब क्रम दो प्रकार का होता है। एक तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो आप इंग्लिश में काफी बार आपको बताया हुआ होगा। एक होता है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष क्रम और डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष क्रम। अब ये तो हमें बताया जाता है कि ये इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट, दो होते हैं, लेकिन इनको पता कैसे किया जाए कि कौन सा ऑब्जेक्ट है वो इनडायरेक्ट और कौन सा वो डायरेक्ट है। फिर बात आती है कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट का मतलब वैसे यहाँ पर स्पेलिंग में लिख रहा हूँ इसकी, कॉम्प्लीमेंट अर्थ होता है पूरक। अब ये क्या चीज होती है, ये बाद में बात करते हैं। फिर एड, इसका मतलब होता है एडवर्बियल। एडवर्बियल्स का मतलब ये क्रिया विशेषण होते हैं और ये मूलतः है इंग्लिश में नॉर्मली, मैं आपको चार प्रकार से वाक्य होते हैं और भी होते हैं, जैसे एटीट्यूड वगैरह काफी चीजें होती हैं, लेकिन मूल में हम चार का यूज करते हैं। उसमें हाउ, वाई, वेयर और वेन वाई। अब देखो उनके यूज सीखे कैसे, ये पता कैसे करें कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, क्रिया, काम और क्रिया विशेषण, इनको तलाश करने की प्रक्रिया क्या होगी। तो उसके लिए देखो, मैं एक सबसे पहले तो एक अपन सेंटेंस लिखते हैं और फिर उनमें कोशिश करते हैं निकालने की, सीखने की कोशिश करते हैं। अब आप जितने भी जो भी इस मान लो वीडियो को देख रहे हो तो इस मेरा जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही नई वीडियो आएगी आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप आसान तरीके से इन चीजों को सीख सकते हो। लॉकडाउन का टाइम है, घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हो, तो हम अपने को टाइम का जो सही सदुपयोग करने के लिए इन चीजों को सीख सकते हैं। अब देखो, पहले तो मैं एक छोटा सा सेंटेंस लिखता हूँ, फिर थोड़ा बड़ा लिखते हैं। छोटा सेंटेंस एक नॉर्मल सेंटेंस है जो अपन बार बार लिखते रहते हैं, जैसे पक्षी, आकाश में पक्षी उड़ते हैं। आकाश में पक्षी उड़ते हैं। इसके मान लो अपने को इसमें ये पता करना पड़े कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो इन चीजों का पता करने के लिए अपने को वही जो मैं अभी लिख रहा था वो WH वर्ड्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि इसमें ये चीज ये है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब, ऑब्जेक्ट, जो भी सारी चीज बताई गई। और वो सारे WH वर्ड ये इस प्रकार से हैं, मैं नंबर लगा करके लिख रहा हूँ। जैसे सबसे पहले आपका हु, अगर इसका आप इस्तेमाल करोगे तो इसका अर्थ होता है हिंदी में कौन। ये हमें ये बताएगा कि सब्जेक्ट क्या है, लेकिन ये बताएगा कैसे, उसका तरीका ये है कि जो वाक्य के अंदर सबसे पहले मूल चीज वाक्य की ये होती है कि एक अकेले सब्जेक्ट से कभी सेंटेंस नहीं बनता, लेकिन एक वर्ब जो होती है वो सेंटेंस बना देती है। जैसे उदाहरण के लिए अपन मान लो ऐसे किसी को बोलते हैं कि कम ऑन, एक इसमें वर्ब ही है, एक प्रीपोजिशन है, फ्रेज वर्ब है, ये सेंटेंस है। लेकिन मान लो अपन ने ऐसे कोई नाम लिख दिया राम, ये सेंटेंस नहीं। तो मूल चीज क्या होती है वाक्य के अंदर, सबसे बड़ी चीज होती है वर्ब। अब देखो इस वर्ब के द्वारा हम टोटल सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब सभी हम तलाश कर लेंगे। अब देखो कैसे करेंगे। इस वाक्य की मैन वर्ब है ये, उड़ते हैं। अब मैन वर्ब में भी थोड़ी सी एक वर्ब में पकड़ने में भी दिक्कत आएगी कई बार। अभी तो मैंने एक ही सेंटेंस छोटा सा लिखा है,
जब बड़े सेंटेंस आने लग जाएंगे उनको कैसे ट्रांसलेट किया जाए, तो वो भी हम जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। लेकिन पहले हमें ये तो पता हो कि सब्जेक्ट तलाश कैसे करें। अब इसके बाद में ये जो वर्ब है वो इन WH वर्ड्स के साथ जोड़ते जाओ। जैसे यहाँ पर अपन ने मान लो जोड़ दिया, उड़ना होती है फ्लाई, FLY। जैसे यहाँ पर अपन जोड़ देते हैं हो फ्लाई। अपन कोई इसमें यहाँ टेंस वगैरह प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वैसे यहाँ पर फ्लाई जोड़ना चाहिए, लेकिन अपन सीधा यूज करेंगे, पकड़ेंगे खाली, या हिंदी में कर लेंगे इसका। जैसे हिंदी में करते हैं कौन उड़ते हैं, तो अपने को एक आंसर आएगा अपने पास वाक्य में से, उसका आंसर आएगा पक्षी उड़ते हैं। इसका मतलब जो इस WH वर्ड का जो आंसर आया वो वाक्य के अंदर क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। इसके नीचे अपन मान लो अपन लिख देते हैं ये है सब्जेक्ट और ये क्या थी अपनी वर्ब। अब ये क्या चीज है, अब मूल में क्या होता है, जब पैसिव एक्टिव वगैरह दिए जाते हैं उनमें फिर गलतियां होती रहती हैं कि हम सही ऑब्जेक्ट को नहीं पकड़ पाते हैं। सही ऑब्जेक्ट नहीं पकड़ में आएगा तब तक हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। अब देखो इसको अपन बनाते हैं इंग्लिश, आगे ढूंढते हैं ये क्या चीज है। अब इसके 2 नंबर पर है ऑब्जेक्ट ढूंढना। तो ऑब्जेक्ट 2 चीजों से ढूंढा जाता है, एक तो वर्ड से, ये तो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक होता है होम से, ये होगा अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो अगर वोट का जवाब मिलता है, जैसे मान लो क्या उड़ते हैं, तो इसमें कोई जवाब नहीं मिला क्या उड़ते हैं। कौन उड़ते हैं का जवाब मिला हुआ है, पक्षी उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं इसमें कोई जवाब नहीं है। होम का अर्थ होता है किसको, किसका, किसकी। अब किसको उड़ते हैं, किस, कोई है ही नहीं आंसर, इसका मतलब दोनों ही ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। फिर 3 नंबर पर अपने एडवर्बियल से शुरू हो जाएंगे। जो मैंने पहले 4 नाम लिखे थे हाउ वाले, जैसे सबसे पहले मान लो अपन लिखते हैं हाउ का। हाउ का तो होता है कैसे उड़ते हैं, अपने को कोई जवाब नहीं मिला, इसका मतलब ये एडवर्ब इसमें नहीं है। और इस एडवर्ब का नाम भी होता है, इस एडवर्ब का नाम होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का मतलब ये जो एडवर्ब होती है वो काम करने का तरीका बताती है। आप यूज करके देख लो, जैसे आप खाना कैसे खाते हो, आप सोते कैसे हो, आप हंसते कैसे हो, आप दौड़ते कैसे हो। अब कैसे दौड़ते हो, धीरे दौड़ते हो, तेज दौड़ते हो। अब वो जो शब्द जो है कैसे का जो जवाब मिल रहा है, उससे ये पता लगेगा कि वो आपको तरीका बताएंगे काम करने का। उसके बाद में नेक्स्ट है 4 नंबर का WH वर्ड है अपना वाई का। जैसे इसका हिंदी अनुवाद होता है क्यों, और वर्ब आगे जोड़ते हैं क्यों उड़ते हैं। तो क्यों उड़ते हैं यहाँ पर कोई जवाब नहीं, वाक्य के अंदर कोई आंसर नहीं है। फिर 5 नंबर पर कब उड़ते हैं, वेन का मतलब कब, कब उड़ते हैं, कोई जवाब नहीं। 6 नंबर पर कहाँ उड़ते हैं, अभी अपने को आंसर मिलेगा, कहाँ उड़ते हैं, और अपने को जवाब मिलेगा आकाश में। इसका मतलब ये चीज है वो एडवर्ब है। जवाब चारों का मिलेगा, बनेगी एडवर्ब भी, लेकिन ये तो एडवर्ब होती है मैनर की। ये जो एडवर्ब होती है उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। ये जो एडवर्ब होगी उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ, वेन का मतलब टाइम पूछा जाता है, वेन से तो टाइम की एडवर्ब हो गई। और वेयर का मतलब जगह पूछी जाती है, इसका मतलब एडवर्ब ऑफ, ये पहले से हो गई। और ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गई। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी अपने को काम में लेने, यूज लेने पड़ेंगे। यूज कैसे लेना पड़ेगा, जैसे मान लो 2 ऑब्जेक्ट आ गए, पहले कौन सा लिखेंगे, बाद में कौन सा लिखेंगे। अभी अपने पास एडवर्ब भी कितनी है, 4 है। तो चारों की जब बात आएगी तो भी ये दिक्कत आएगी कि इनको पहले कैसे लिखे, कौन सी लिखे, बाद में कौन सी लिखे। लेकिन अभी तो मैंने आपको ये निकालने का तरीका बताया। जब ज्यादा एडवर्ब्स आती है अपने सामने तो अपन चारों का यूज भी सीखेंगे। अभी देखो अपन इसकी इंग्लिश बनाते हैं।
अपने सब्जेक्ट निकाल लिया था, जैसे यहाँ से पूछते जाओ कौन उड़ते हैं, पक्षी, सब्जेक्ट हो गया। कहाँ उड़ते हैं, आकाश में, ये एडवर्ब ऑफ पैलेस हो गई। अब इंग्लिश का सिस्टम ये है बनाने का, सबसे पहले सब्जेक्ट है तो वो लिखो, नहीं है तो मत लिखो। वर्ब पक्के 100% होगी, क्यों, वर्ब के बिना सेंटेंस होता ही नहीं। देर इज नॉट ए सेंटेंस एग्जिस्ट विदाउट वर्ब, वर्ब के बिना कोई सेंटेंस बनता ही नहीं। अब वर्ब तो है ही है पक्की, फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर पास कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, एडवर्बियल्स जितने भी हैं तो वो लिखेंगे। अब कॉम्प्लीमेंट की बात अभी अपन करना ही रही, ये है आसान बात है, इसलिए इसको बाद में करते हैं। अब देखो इसकी इंग्लिश बनाएंगे। एक नंबर पर कौन आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ये सब्जेक्ट। फिर 2 नंबर पर क्या आएगी, वर्ब आएगी, वर्ब है अपने पास। 3 नंबर पर ऑब्जेक्ट आएगा, ये नहीं है तो नहीं है तो मत लिखो, कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है, नहीं लिखेंगे। एडवर्बियल से एक आया हुआ, एडवर्ब ऑफ पहले से वाला, थोड़ा नीचे लिख लो बाहर फिर के रूप में। अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं, आराम से बनेगी। सब्जेक्ट है द बर्ड्स, टेंस नहीं सीख रहे इसलिए मैं टेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर ये बहुवचन क्यों आया, तो आप सोच सकते हो कि वाक्य को पढ़े हुए तो आपके टेंस अगर काम करता तो पता लग जाएगा ये पक्षी इस वाक्य के अंदर प्लूरल है। फिर फ्लाई, और मे का मतलब इन द स्काई, ये प्रीपोजिशन का मैटर, वो हम बाद में बात करेंगे, प्रीपोजिशन का भी अपन आगे वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको बिल्कुल आसानी से समझाया जाएगा। अब ये तो था मान लो छोटा सेंटेंस, अभी मैं थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस लिखता हूँ इसी के लिए, और उसमें सारी चीज निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे सुनीता प्रतिदिन अपने कमरे में शांतिपूर्वक एक पुस्तक लिखती है। पुस्तक भी लिखी जा सकती है, पुस्तक पढ़ी भी जा सकती है, यहाँ पर अपन लिखना भी कर सकते थे, पढ़ना भी कर सकते थे, कुछ भी पुस्तक के बारे में बहुत सारे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। अब देखो थोड़ा सा वाक्य बड़ा हो गया तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अपने को पहला काम क्या करना है कि ये निकाल करके चेक करना है कि क्या क्या चीज है इनमें से, जो है वो नीचे अंडरलाइन करके हम लिखते जाएंगे। जैसे सबसे पहले हम सब्जेक्ट निकालेंगे, तो इसके लिए आपको मैंने WH वर्ड पहले बता दिया कौन सा होता है, हु होता है, वो क्रिया के साथ यूज करो। हु का हिंदी में अर्थ होता है कौन। जैसे इसमें वर्ब क्या है, वर्ब को हम सीधा पता करना पड़ेगा, ये वर्ब है। लिखती है, कौन लिखती है, तो ये इस WH वर्ड का यूज करेंगे, कौन लिखती है, जवाब मिलेगा सुनीता। इसका मतलब दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। अब इसके बाद में अपने को ऑब्जेक्ट निकालना है। ऑब्जेक्ट दो से निकलता है, एक तो वोट से और एक होम से। ये तो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हम दोनों का यूज करके देख लेंगे, जो है तो वो रख लेंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या लिखती है, जवाब मिला पुस्तक लिखती है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट भी कौन सा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब किसको लिखती है, क्या लिखती है, ऐसा हमें कोई जवाब नहीं मिला, इसका मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। तीसरी बात है, अब कॉम्प्लीमेंट जहां पर कुछ वर्ब होती है, वर्ब डिपेंड करते हैं कॉम्प्लीमेंट कहां पर आएगा, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा क्योंकि वर्ब मैटर करती है। अगर वर्ब किस प्रकार की होगी, उसी स्थिति में कॉम्प्लीमेंट आता है। तो वो कुछ थोड़ी वर्ब्स हैं, वो मैं आपको एक दिन में बता दूंगा कौन सी वर्ब आने पर कॉम्प्लीमेंट बनता है, तो ये छोड़ो इसका मैटर। अब इसके बाद में लिखती है। अब अपने एडवर्बियल्स बचा एक ही, लेकिन ये होते कितने हैं, ये 4 होते हैं। अब चारों को निकालना पड़ेगा सबको। अब देखते हैं कौन कौन सी निकलती है। अब देखो हम चारों कौन कौन सी निकालेंगे। हाउ से कौन सी निकलेगी, एडवर्ब ऑफ मैनर निकलेगी। वाई से कौन सी निकलेगी, एडवर्ब ऑफ रीजन निकलेगी। मैनर का मतलब तरीका बताने वाली, और रीजन का मतलब कारण बताने वाली। फिर इसके बाद में वेन का मतलब होता है एडवर्ब ऑफ टाइम वाली,
यानी ये क्या बताएगी, समय बताएगी। इसके बाद में है एडवर्ब ऑफ पैलेस, जो वेयर डब्ल्यूएच वर्ड से निकलती है, एडवर्ब ऑफ पैलेस, यानी ये क्या बताएगी आपको, जगह या फिर स्थान बताएगी। और इसका जो शॉर्ट रूप मैंने सबके लिख दिया, ये एडवर्ब ऑफ मैनर होगी, इसका शॉर्ट नाम एडवर्ब ऑफ रीजन होगी, इसका शॉर्ट नाम एडवर्ब ऑफ टाइम होगी, और इसका शॉर्ट नेम है द एडवर्ब ऑफ पैलेस होगी। अब देखते हैं कौन कौन सी निकलती है इनमें से, सबका यूज करके देख लेते हैं। पहले इसका करते हैं, कैसे लिखती है, शांतिपूर्वक लिखती है, तो इसका मतलब ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। फिर अगली देखते हैं, ये क्यों लिखती है, इसमें कोई जवाब नहीं, इसका मतलब ये एडवर्ब नहीं है। फिर समय वाले देखते हैं, वेन का यूज, वेन का मतलब होता है कब, कब लिखती है, प्रतिदिन लिखती है, इसका मतलब ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गई। फिर कहाँ लिखती है, ये आएगी, कहाँ लिखती है, अपने कमरे में लिखती है, ये एडवर्ब ऑफ पैलेस हो गई। अब देखो इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट, वही है सूत्र, बार बार मत बनाओ। क्या कि ज्यादातर स्कूलों में पढ़ाते वक्त मैंने पढ़ाने वालों को ऐसे देखा है कि वो ऐसे सूत्र लिखवा देते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या एस प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वगैरह, कुछ भी जो भी नहीं, उसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हर टेंस में हर प्रकार के क्लोज जो भी वाक्य बनता है उसमें ये 5 ही चीजें होती हैं, इन 5 के अलावा कुछ नहीं होता है। अगर जिसको इन 5 के बारे में नॉलेज है वो कभी भी अपने सेंटेंस को गलत नहीं करेगा, और उसको बार बार सूत्र रटने की आवश्यकता भी नहीं है। अब देखो ये 4 चीज अपन ने निकाल ली, अब इनका क्रम रखेंगे। एक बार प्रैक्टिस आपको इसी प्रकार से करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप सीधे नहीं सीख सकते, पहले इस तरह से निकालो, फिर इनका एक अपने खुद का सूत्र बनाओगे, अपने को इन चीजों को रखना कैसे होगा। तो रखना कैसे होगा, सबसे पहले अपना सब्जेक्ट है, फिर क्या आएगी, वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट अपने पास एक है, ऑब्जेक्ट है आएगा, फिर एडवर्ब कितनी अपने पास 3, तो 3 लिख दो, ए प्लस ए। अब दिक्कत है यहाँ पर, सोचने वाली बात ये आएगी कि जब मैंने ऑब्जेक्ट की चर्चा की थी कि ऑब्जेक्ट पहले इनडायरेक्ट आएगा बाद में डायरेक्ट आएगा, लेकिन यहाँ भी यही सिस्टम होगा, एडवर्ब 3 आएगी तो कौन सी पहले आएगी। उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा सूत्र बता देता हूं। इसका सूत्र है एम पी टी और आर। ये आर वाले कभी पहले भी आ जाती है, तो वो सिचुएशन आपको मैं बाद में बता दूंगा, कई बात नहीं। कई बार ये पीएमटी के हिसाब से भी हो जाती है, तो वो कब होती है वो आगे अपन एक और जो मैं आपको वीडियो बना करके दूंगा एडवर्ब का, तो उसमें आप देख लेना। लेकिन फिलहाल अपना ये इतना ही दिमाग में रखो कि इस प्रकार से आती है। अब देखो एम का मतलब पहले हाउ वाली आएगी, बी का मतलब फिर वेयर वाली आएगी, और टी का मतलब फिर वेन वाली आएगी, और लास्ट में कौन सी आएगी, वाई की। ये आगे पीछे होती भी रहती है। ये हाई वाले हाउ वाले कभी बात पीछे नहीं आ सकती है, वो कब आती है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। फिलहाल तो आप ये देखो इनको लिखा कैसे जाए। अब इनका 3 देख लो, एमपीटीआर के हिसाब से लिख दो, 3 है, अपने ये नहीं सोचना, आपको कुछ नहीं देखना, यहाँ पर लिख दो एम पी टी, आर की है नहीं लिखेंगे इसको, है ही नहीं। तो अब इसके हिसाब से अपने को इंग्लिश बनानी है, ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। बहुत आसान काम है। इंग्लिश के अंदर अगर मैथ्स में अगर अपन 5 को 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 25 अगर होता है, तो इंग्लिश में भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम अपवाद के रूप में लिखने की कोशिश करें। किसी भी भाषा के अंदर कहीं भी अपवाद नाम की कोई चीज नहीं होती है, सब कुछ सर्टिफाइड होता है। जो लिखा जाता है वो एकदम गणित की तरह या बाकी सब्जेक्ट्स की तरह एकदम एक्यूरेट होता है। अब देखो बनाना शुरू कर देते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसका, सुनिए, पढ़ना लिखना राइट। फिर ऑब्जेक्ट क्या होना, एडवर्ब। फिर एडवर्ब ऑफ मैनर, ये एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी शांतिपूर्वक इंग्लिश होती है पीसफुली। अगर आपको किसी शब्द में पूर्वक जोड़ना पड़े, हिंदी का पूर्वक, तो उसके आगे FULLY जोड़ दो। जैसे मान लो ध्यान पूर्वक इंग्लिश बना रहे हैं,
तो ध्यानपूर्वक, सावधानी पूर्वक, तो सावधानी को इंग्लिश में बोलते हैं केयर, और इसके आगे क्या जोड़ दो, केयरफुली, ये इसके इंग्लिश हो जाएगी, पूर्वक जुड़ जाएगा इसमें। और भी बहुत सारे मीनिंग आप आराम से इनको सीख सकते हो, जैसे ये पूर्वक और दायक भी होता है कई बार, नुकसानदायक, हार्म, नुकसानदायक तरीके से, हार्मफुली, बहुत सारे मीनिंग होते हैं। हम धीरे धीरे अपने सारे चीज सीखेंगे इसको। अब इसके बाद में कौन सी जोड़नी है, टाइम की, प्रतिदिन, सॉरी, इसके बाद में जोड़नी है पैलेस की। तो पैलेस की कौन सी है, अपने कमरे में, तो अपने कमरे में इन आर रूम, फिर जोड़नी है लास्ट में टाइम की, तो ये क्या हो गई, डेली। और ये इसकी करेक्ट इंग्लिश है, कोई गलती वाली बात नहीं होगी, और हर चीज अपनी जगह स्थित है। कई बार अपन पीसफुली को आगे कर देते हैं, डेली को पहले कर लेते हैं, इन द रूम को आगे पीछे कहीं भी कर देते हैं, और सेंटेंस गलत हो जाते हैं। अब मैं इसी के आधार पर आपको एक सेंटेंस और बना करके दिखाता हूँ, और फिर आप खुद भी कोशिश करो कि आप कितने बना सकते हो। और कुछ नहीं है, हिंदी का सेंटेंस है, कहीं से भी उठा लो, हिंदी की बुक से कहीं से भी, और बनाने की कोशिश करो बार बार। जितना इनको 10, 5-7 दिन या 20-30 बार बनाओगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो भी आप मान लो इस वीडियो को जब देखते हो, तो ये जो मेरा पर्सनल चैनल है, इसको आप, दोबारा बता रहा हूँ, आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे प्रेस कर दें, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। मेरी डेली वीडियो आएगी इंग्लिश के इस चैनल के ऊपर, और अच्छी वीडियो आएगी। आप आसानी से घर बैठे अंग्रेजी सीख सकते हो, लिखना पढ़ना सीख सकते हो, बोलना सीख सकते हो आराम से। अब मेरा दूसरा वाक्य है, मैं एक और लिख रहा हूँ, राधा रोजाना विद्यालय में सावधानी पूर्वक गीत गाती है। अब ये तो होगी अपनी वर्ब, इसको तो सबसे पहले अपने को ढूंढना पड़ेगा, और ये वहां मिलती है जहां पर टेंस होता है। यहाँ पर देखो टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो यहाँ पर ये वर्ब अपन ने पहचान कर ली। अब वर्ब बताती जाएगी सारी चीजें, अपन पूछते जाएंगे वर्ब से, वो ये बता देगी आप इस चीज को पहले लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो। तो अपन शुरू करते हैं यहाँ से, देखते हैं इस वाक्य में सब्जेक्ट है कि नहीं है। तो देखते हैं कौन गाती है, तो अपने को जवाब मिला राधा गाती है, तो ये हो गया वाक्य का सब्जेक्ट। वर्ब अपन ने ढूंढ रखी है। फिर देखते हैं ऑब्जेक्ट इसमें है कि नहीं है। तो ऑब्जेक्ट वही किससे ढूंढेंगे, वर्ड से, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, और होम से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। देखते हैं कौन को कौन सा मिलता है। क्या गाती है, गीत गाती है, ये ऑब्जेक्ट डायरेक्ट मिला अपने को, इनडायरेक्ट नहीं मिला। होम किसको गाती है, कोई जवाब नहीं, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। कॉम्प्लीमेंट इनमें होगा नहीं, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये इनकी अलग ही वर्ब्स होती है, इसको लिंकिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। अब बच गए एडवर्बियल्स, और एडवर्बियल्स कितने बच गए, टोटल चारों के चारों ही बचे हुए, जिनके चारों का डब्ल्यूएच वर्ड क्या क्या होते हैं, हाउ, वाई, वेन, और लास्ट में वेयर, चारों का यूज कर लेंगे। कैसे, क्यों, कब, कहाँ, सबसे पूछते जाएंगे। वैसे पहले कैसे गाती है, तो सावधानी पूर्वक गाती है। उसका गाने का तरीका क्या है, सावधानी पूर्वक, लापरवाही से नहीं गाती, तो सावधानी पूर्वक गाती है, इसका मतलब है इसका गाने का तरीका है एडवर्ब ऑफ मैनर हो गई। फिर है क्यों गाती है, इसमें कोई जवाब नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास ये एडवर्ब नहीं है। फिर कब गाती है, रोजाना गाती है, ये हो गई एडवर्ब ऑफ टाइम। अब कहाँ गाती है, विद्यालय में गाती है, तो इसका मतलब ये एडवर्ब ऑफ पैलेस। अब देखो अपने को मिला क्या क्या इनमें से,
करते जाओ, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब भी मिली हुई है, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट मिला हुआ है, प्लस ऐड वो वापस वही 3 आ गई। अब तीनों को लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, वही एम पी टी आर, 1 2 3 और 4, यहाँ पर क्रम से लिख दो, एम पी टी आर वाली इसमें है। अब इसकी इंग्लिश हम आसानी से बना सकते हैं क्योंकि अपने पास तरीका आ गया, पैटर्न आ गया, अपने को ये पता है कि कौन सी चीज कहाँ लिखनी है, दिक्कत ही नहीं आएगी बिल्कुल भी। अब देखो सब्जेक्ट था इसमें राधा, वर्ब है गाना सिंग, ऑब्जेक्ट है गीत ए सॉन्ग, फिर एडवर्ब ऑफ मैनर सावधानी पूर्वक केयरफुली, शांति पूर्वक करोगे पीसफुली हो जाएगा, शांति से क्वाइटली हो जाएगा। अब है पैलेस वाले विद्यालय में, तो इन द स्कूल, फिर रोजाना डेली, तो वैसे पिछले वाले वाक्य में मैंने डेली लिखा था, उसमें प्रतिदिन था, तो उसका एवरीडे कर देना। इस प्रकार से अपन आराम से इंग्लिश को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। अब इसमें देखो मैं एक चीज और बताना आपको अभी बाकी छोड़ दिया, एक तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वो और मैं बता देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट पहले तो देखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाली बात। जैसे मान लो वाक्य इस प्रकार से आ गया, राधा मुझे कबूतर पुकारती है। अब अपनी वर्ब ये आ गई, अपने को पता चल गया कि ये वर्ब। अब सब्जेक्ट के लिए हम हु का प्रयोग करेंगे, कौन पुकारती है, राधा पुकारती है, वर्ब है ही अपने पास। ऑब्जेक्ट देखते हैं कौन सा है, क्या पुकारती है, कबूतर, ये ऑब्जेक्ट डायरेक्ट। किसको पुकारती है, मुझे पुकारती है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट। अब बात ये है कि इनमें से पहले कौन सा लिखा जाए, तो पहले लिखा जाएगा ये और बाद में लिखा जाएगा ये, यानी अपना जो खुद अपन अपनी तरफ से सेंटेंस का जो पैटर्न तैयार करेंगे, तो अपने पास सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट 2 है, पहले इनडायरेक्ट आएगा और बाद में डायरेक्ट आएगा। अब इसकी इंग्लिश अपन बनाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है इसमें, राधा, कॉल्स पुकारना, पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी पहले इनडायरेक्ट, कॉल्स मी कबूतर। तो कबूतर की यहाँ पर मतलब आपको जैसे किसी को किसी के नाम से पुकारा जाता तो अब डायरेक्ट उसके, जैसे कबूतर का मतलब ऐसे पिजन होता है, तो यहाँ पर आपको एक पुकारा जा रहा, नाम से पुकारा जा रहा उपनाम से, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जैसे कॉल मी एक कबूतर। पिजन के बजाय आप ये लिखोगे तो भी गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक पुकारा जा रहा है, आप ही को दूसरे नाम से पुकारा जा रहा है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पिजन लिखोगे तो भी गलत नहीं है, PIGON पिजन। अब ये तो थी बात है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। चलो मैं एक उदाहरण और बता देता हूँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, जिससे आप और एक बार विचार करो इस चीज में, निकाले कैसे जाते हैं। अगर अब भी मान लो आप नहीं निकाल पा रहे हो, तभी निकाल पाओगे जब आप कोशिश करोगे। वह मुझे एक प्रश्न पूछता है। अपनी ये विवरण ये हमें ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि पूरे सेंटेंस, पूरा जो सेंटेंस होता है वो किस पर आधारित होता है, वर्ब पर। वर्ब अपन ने सही पता कर ली तो बाकी चीजें ये वर्ब
आपको खुद को बता देगी कि आप इसको सब्जेक्ट के रूप में काम में लो, इसको ऑब्जेक्ट के रूप में, इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ से शुरू करते हैं अपन। सब्जेक्ट निकालेंगे। सब्जेक्ट अगर निकालेंगे तो वर्ब के साथ किसको, कौन सा WH वर्ड आएगा? हु। कौन पूछता है? वह पूछता है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट। अब वर्ब है अपने पास, ऑब्जेक्ट के लिए दो बात है यहाँ पर। पहले क्या वाले से देख लेते हैं, क्या पूछता है? प्रश्न। यह है ऑब्जेक्ट डायरेक्ट। फिर किसको पूछता है? मुझे पूछता है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट। अब अपना पैटर्न क्या बनेगा ऊपर के हिसाब से? सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट इसमें दो है, तो दोनों ऑब्जेक्ट लिख दिए, पहले इनडायरेक्ट और बाद में डायरेक्ट। अब इसकी इंग्लिश बना देंगे आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। ही asked me a क्वेश्चन। अब इसका देखो, इसका अनुवाद च हो रहा है, क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नहीं है, ये है क्वेश्चन। कह का अदा करो, क्वेश्चन। और ये पोजीशन जहां भी पैदा होगी वहां पर ये ही उच्चारण होना आपका। जैसे उदाहरण के लिए आप कहीं बैक मीनिंग है सजेशन की, आप इसको पढ़ते हो सजेशन, जो कि गलत है। इसका सही उच्चारण है सजेशन। अगर TI के बाद में S आया हुआ है तो इस S और TI दोनों का मिल करके सच उच्चारण होता है, यह है सजेशन, यह है क्वेश्चन। अब रही बात आपकी कॉम्प्लीमेंट की। देखो अभी हमने एक मैसेज भेजा था आपके पास, या वैसे मैं नॉर्मली लिख देता हूं, जैसे राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब इसका हिंदी अनुवाद मैं वापस नीचे लिख रहा हूं, राधा एक सुंदर लड़की है। अब अगर आपको कॉम्प्लीमेंट का पता करना है तो आपको ये देखना है कि इस वाक्य में दो चीजें ऐसी होंगी जो एक ही है। जैसे यहाँ पर राधा ही सुंदर लड़की है, चाहे आप इसको राधा कहो, चाहे इसको क्या कहो आप, सुंदर लड़की कहो। यानी यहाँ पर ये चीज किसके लिए यूज हुई है? राधा के लिए। अब बच गया लास्ट में, क्या बच गया? है का मतलब ये है इज, आर और एम, केवल इतना ही बचा। यानी बीच में इनको रखना, इनको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। अगर जब ये लिंकिंग वर्ब बनती है तो कॉम्प्लीमेंट बनता है, तो इनके बाद में ING का प्रयोग नहीं होता। वैसे मूल में ये वो वर्ब है जिनके साथ में वर्ब के जीरो फॉर्म के साथ ING का प्रयोग होता है। अब इसकी इंग्लिश कैसे बनी? भाई यही चीज ये है, तो इसका मतलब एक तरफ तो रखो राम, फिर है इसका मतलब अगर यहाँ पर क्या होता है तो हम यहाँ पर वॉज वर्क कर देते हैं। अगर यहाँ पर गांगेगी होता तो हम यहाँ पर शैल भी और विल भी कर देते। ये बात टेंस के टाइम पर बताऊंगा कि ये क्यों इजारम का माजवर शैल भी विल भी होता है, शैल विल क्यों नहीं हुआ, वो अपन टेंस के टाइम पर बात करेंगे। अब बीच में है इसका मतलब इजारम में से ले लो, ये एक क्वेश्चन है इज, और एक सुंदर लड़की ए ब्यूटीफुल गर्ल। यानी ये है कॉम्प्लीमेंट, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। यानी ये दो चीज एक ही। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। पूरक का मतलब है, जैसे आपसे सवाल किया कर दिया कि आप 50 डिग्री का पूरक कोण बताओ, तो आप क्या कहोगे कि 50 डिग्री का पूरक कोण कितना है? 40 डिग्री। यानी ये दोनों चीज एक ही है। 50 का पूरक कोण क्या है? 40 है। तो इसका मतलब है कोण ही दोनों, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इनके दोनों के बिना 90 डिग्री का मान पूरा नहीं हो सकता।
यानी पूरे कोण जो होते हैं आपके, उनका मान पूरा नहीं हो सकता है। इसीलिए ये दोनों आपस में लिखे, दोनों चीज एक ही है, खाली वाक्य को पूरा करने के लिए आगे लिखा गया है। इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, सबसे आसान चीज है। अब इसमें कोई एक्स्ट्रा कोई भी नई बात हो, देखो आप इस जो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और आपको बिल्कुल आसानी इजी वे के अंदर अगर आप कंटिन्यू महीने भर भी अगर वीडियो कंटिन्यू देखोगे तो आप अपने आप में थोड़ा है ऐसे फील करोगे कि हमें भी थोड़ी बहुत इंग्लिश आने लग गई है। अब आज आपका काम क्या है, अगर साउथ वाले से वाक्य बना करके आप सेंटेंस बना सकते हो, और अपना खुद का ध्यान रखें, घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि वैश्विक बीमारी चल रही है। देखो वैश्विक बीमारी की आपको मैं मीनिंग बताता हूँ। एक तो होती है पैंडेमिक और एक होती है एपिडेमिक। ये तो होती है वैश्विक महामारी जो फिलहाल चल रही है, और ये होती है केवल महामारी। कोई भी बीमारी होती है किसी भी क्षेत्र विशेष में फैल जाती है तो एपिडेमिक हो जाती है, और अगर वैश्विक महामारी के जो आपको नाम यूज करना है तो पेंडेमिक हो जाती है। तो ये मीनिंग फिलहाल चल रहे हैं आजकल, जैसे क्वारंटाइन करना, आइसोलेशन करना, वैक्सीनेशन करना, तो इनकी मीनिंग आपको ढूंढनी चाहिए। चलो मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा, वैक्सीनेशन और ये चीजें क्या होती है, क्वारंटाइन आइसोलेशन वगैरह के अर्थ क्या होते हैं। तो आप विशेष ध्यान रखें, इस महामारी के अंदर घर पर रहें, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जब सब्सक्राइब करोगे तो लास्ट में एक बेल आइकन दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ऑल का बटन है ऊपर, जैसे क्लिक करोगे ऑल का बटन आएगा, उसके ऊपर आप क्लिक कर देना, जिससे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आराम से देख सकते हो। और ये जो आप कमेंट भी बताना इसमें करके कि आपको मतलब ये वीडियो कैसा अच्छा लगा या बुरा लगा। बुरा तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, आपको जैसा भी लगे उसके ऊपर आप कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। चलो थैंक यू, आज के लिए इतना।